जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई साहब, आज हम लोग रेलवे फाउंडेशन बैच नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका सैंपल पेपर 1। आप लोगों का हर जगह पे कमेंट आ रहा था कि भैया सैंपल पेपर 1 करा दीजिए, सैंपल पेपर 1 करा दीजिए, यानी कहने कि सैंपल पेपर करा दीजिए। तो आप ही के भारी डिमांड पे हम सैंपल पेपर लेके आ गए हैं। ठीक है भाई, तो टोटल हम 30 सवाल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशन बढ़िया होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। उस सारे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ और बढ़िया से चीज़ों को करेंगे। तो आराम से कॉपी कलम लेके बैठना है आपको और चीज़ों को जो जो मेन पॉइंट होगा उसको नोट करना है। और नहीं तो आपको क्या करना है, मेरे जैसे क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्यूशन करना है। अगर सॉल्यूशन खुद से नहीं हो रहा है फिर मेरे वीडियो को देखना है। ठीक है भाई, तो आइए बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को शुरू करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आप चैनल पर नया है तो क्या करना है, चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करना है। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 1% अधिक मूल्य अंकित करता है और उससे क्या कह रहा है 60% की छूट पे बेचता है। भाई साहब, अंकित करते हैं 100 रुपये अधिक पे लागत मूल्य से और 60% की छूट देते हैं। यदि उसे सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता तो एक्स का मान बताएं भाई साहब, यानी जितना अंकित किए हैं, अधिक अंकित किए हैं, वही हमें मान पूछा है। तो हमें मालूम है कि हमेशा से पढ़ते हैं 3 चीज। क्या पढ़े, तो हम आपको डिस्काउंट में पढ़ाए थे एमपी, एसपी और सीपी। तो बोला है कि लागत मूल्य से क्या 100 रुपये अधिक अंकित करते हैं, यानी 100 रुपये अधिक अंकित करते हैं लागत मूल्य से। जब ये वाला लाइन पढ़ोगे ना, ये वाला लाइन देखो कहाँ मैं दिखाता हूँ। यदि उसे सामान पर 84% का लाभ होता है, लाभ कब होता है, यानी हमेशा ध्यान रखना कि लाभ उस केस में होता है कि हमेशा सीपी क्या होता है भाई, छोटा होता है किससे, तो हमेशा सीपी छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, तो लाभ होता है। या ये भी बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस हमेशा क्या सीपी से बड़ा होता है, उस केस में लाभ होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीपी को 100 मानता हूँ, तो भाई साहब 84% लाभ पर बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। बात खत्म। फिर बोला है 1% अधिक अंकित करता है और 60% का छूट देता है। ठीक है भाई, मार्क हमेशा ध्यान रखना कि छूट किस पे देते हैं, तो हमेशा छूट हम देते हैं यानी डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे, यानी कहने के अंकित मूल्य पे। और लॉस और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, सीपी पे यानी क्रय मूल्य पे। अब बोला है कि 60% का छूट देता है, यानी एमपी कुछ होगा और 60% का छूट देने के बाद से हमारा सेलिंग प्राइस 184 है। छूट देने के बाद से इतना है, तो आप बोल सकते हो भैया जो 184 है, 60% का छूट देने यानी 40% का मान है, हमें मार्क प्राइस यानी 100% का मान निकालना है। तो बोलोगे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटोगे 92 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, तो 5 दूना 10 की जीरो हाथ में, एक 9 पचे 45 और एक कितना 46 यानी 460 हमारा मार्क प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस हमने निकाल दिया कि कैसे मार्क प्राइस, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भैया मान लीजिए मार्क प्राइस है, अब इस पे 60% का छूट देते हैं, यानी कोई की चीज़ 100 है, 60% की छूट दोगे तो जाएगा कितना 40 में, और ओवरऑल कितना है 184। तो इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 460। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हम निकालते हैं। बोला है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब एक्स का मान ज्ञात करना है यानी कहने का जितना अधिक अंकित करना है, किया है वही मान निकालना है। यानी 100 से कितना अधिक अंकित किया भाई, 460। तो बोलोगे भैया कितना हुआ, तो देखो भाई साहब 100 से अगर 460 किया तो यानी कहने कहीं देखोगे तो यहाँ पर 360 रुपये अधिक अंकित किया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 360 का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। और जो आज की क्लास में होगा ना भाई, सारे अपडेटेड हैं। जो हाल फिलहाल में भी एनटीपीसी का 2025 में एग्जाम हुआ था, अंडर ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट, वो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको सेक्शन कंट्रोलर को देखने को मिलेगा क्वेश्चन, 2026 में अभी 1-2 महीना पहले पीछे हुआ था सेक्शन कंट्रोलर का, वो भी आपको मिलेगा इसमें। और ग्रुप डी का भी मिलेगा, जो अभी यह हुआ था एग्जाम 2024 वाला 2025 में हुआ था एग्जाम ग्रुप डी का, वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डाले हुए हैं, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 4,000 रुपये की धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 4 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 के अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। सेम डिटो सवाल मैंने कहाँ कराया था भाई, तो अभी आपको रेलवे फाउंडेशन बैच जब पढ़ा रहा था उसमें सिंपल इंटरेस्ट कराया था, तो पहला क्लास में ये चीजें कराया था। आपको मालूम है कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है भाई, तो बोलोगे यहाँ पर प्रिंसिपल 4,000 रुपये इन्होंने दे दिया है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूँ। रेट कितना है 7.5%। टाइम हमें फाइंड करना है। अब देखो टाइम कैसे फाइंड होता, यहाँ पे देखो बोला है कि 12 फरवरी 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक। अब आपको मालूम है कि 2024 है तो 2024 हमारा लीप ईयर है। अब लीप ईयर का मतलब क्या समझे, तो लीप ईयर में होता है हमेशा, यानी एक साल में 366 दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो 12 फरवरी से लेकर 29 दिन तक का ब्याज कितना हुआ, तो बोलोगे 17 दिन। फिर मार्च होता है 31 दिन का, और अप्रैल में 13 दिन तक गए हैं तो 13 दिन तक ये हुआ। टोटल देखो 3 1 4 7 4 कितना, 3 1 4 7 4 11 हाथ में 1, और यहाँ पर हो गया 6, यानी 61 दिन का ब्याज हो गया।
ठीक है भाई, टोटल 61 दिन का ब्याज यानी टाइम जो आया हमारे पास 61 डेज आ गया, बस बात खत्म। और हमें क्या निकालना है, तो ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 4000 है भाई, रेट कितना है तो 7.5%, टाइम कितना है तो 61 दिन है, तो इसको भी क्या करना है भाई, किस में बदलना है, तो किस में, इसको ईयरली में बदलो, क्योंकि 7.5% वार्षिक है, यहाँ पर देखो वार्षिक है, रेट हमारा वार्षिक है, तो इसको भी क्या ईयर में बदलेंगे, 100 होता है हमें, यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, और ये भाई सब 366 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साल में हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो से यहाँ पे खा जाएगा, इसको 61 से 6 बार में खत्म हो जाएगा, 3 से करेंगे 2 बार में, 3 से करेंगे 25 बार में, 2 से इसको काटोगे 2 बार में, तो 25 का 2 गुना, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 50 आ गया, और सिंपल इंटरेस्ट 50 का है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। भाई साहब धुआं धुआं कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि भाई साहब हम पूरा बेसिक से पढ़ने नहीं जाएंगे, हम तो सैंपल पेपर करा रहे हैं, और सैंपल पेपर में होता क्या है, तो भाई साहब सैंपल पेपर में ये होता है कि हम एग्जाम में बैठे हैं, अगर क्वेश्चन हमारे सामने आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे कम समय में हम चीज़ों को निकाल पाएँ, कैसे कम समय में हम आंसर को ला पाएँ। तो आज के क्लास में हम यही करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ट्रेंगल एबीसी है जो बिंदु डी पर बीडी लंब एसी है, और बोला है एंगल डीबीसी 71 डिग्री है, और बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए 57 डिग्री है, तो एंगल ए ई बी का माप बताएं। तो सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं। अच्छा से एक ट्रेंगल बना लिया भाई, अब इसका हम नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बोला है क्या, ये वाला लाइन पढ़ो, बिंदु डी पर बीडी लंब एसी है, बीडी लंब एसी है, बीडी लंब एसी, यानी मान लो एसी पे है हमारा जो बीडी है, और लंब है तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल में बांट देंगे। अब आगे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि एंगल डीबीसी 71 है, और बीसी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि, अब जैसे बोले डीबीसी 71 है, डीबीसी कहाँ है देखना जरा, डीबीसी ये वाला है हमारे पास, कितना है 71 है। उसके बाद से बीसी पर बिंदु ई है, बीसी पर यानी इस पे कोई बिंदु ई है, तो एक बिंदु यहाँ पर कर लो भाई, बिंदु ई है। अब आगे देखिए, फिर बोला है एंगल सी ए ई 57 है, सी ए ई 57 है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 57 डिग्री निकल के आ गया। और बोला है कि एंगल ए ई बी कहाँ है भाई देखना जरा, ए ई बी, ये वाला एंगल हमें एक्स ये फाइंड करना है। अब देखो इसमें एक सिंपल सा प्रॉपर्टीज लगता है, बाकी प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, हलवा सा सवाल है। यहाँ पे बस आप ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं आपको मार्क अप करके दिखाऊंगा तो ये देखना, जब मैं यहाँ पे देखूंगा क्या देखूंगा, ये वाला ट्रेंगल देखिए, ये वाला ट्रेंगल हमेशा मालूम है कि दोनों इंटीरियर एंगल का योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर में होता है। तो ये 90 है भाई साहब, ये 90 डिग्री है, 90 है, ये 71 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास सीधी सी बात है, तो ये निकल के आ गया 19, क्योंकि मालूम है कि 19 में भाई साहब 71 ऐड करेंगे तो 90 आ गया, ये 90 आ गया। सेम यही प्रॉपर्टीज दोबारा लगा दो, कैसे लगाओगे भाई, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सेम देखो यही प्रॉपर्टीज लगेगा, ये देखो ये प्रॉपर्टी सेम इसी में लगा दो, ये वाला कि दोनों क्या, दोनों इंटीरियर एंगल का योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो 19 और 57 ऐड करोगे तो हमारा ये वाला मान निकल के आ जाएगा, यानी एक्स का मान निकल गया जो एग्जाम में पूछा है। तो बोलोगे 19 प्लस में 57 ऐड करोगे तो 9 7 16 हाथ में 1 5 1 6 76 डिग्री हो जाएगा, और 76 डिग्री कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। और देखो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सवाल है, जो हाल फिलहाल में अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, वो अभी आंसर किया था 5-6 दिन पहले। देखो आ रहा है मजा, कितना बढ़िया चीज़ों को हम कर रहे हैं, तो सारे अपडेटेड करेंगे, ये नहीं कि 4-5 साल पहले के क्वेश्चन उठाया करेंगे, नहीं, सब जितना अपडेटेड हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम हुआ है एक एक करके यहाँ से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार पर सीढ़ी कितने तक ऊंचाई तक पहुंचेगी, बहुत सिंपल सा सवाल है। मान लो सबसे पहले हमें मालूम है कि सीढ़ी की लंबाई, एक दीवार से दीवार हो गया, और सीढ़ी यहाँ पे क्या हुई, चिपकी हुई है, जब चिपकी हुई है तो सीढ़ी को भाई साहब चिपका दो, और बोला है कितना मीटर लंबी है, 10.6 मीटर है, 10.6 मीटर सीढ़ी है। अब बोला है कि यह जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कभी भी 30 डिग्री आता है ध्यान रखना, सामने वाला 1 होता है, ये नीचे √3 होता है, और ये 2 होता है, तो बोलोगे भैया 2 के मान 10.6 है। और जो पूछा है हमसे वो देखिए क्या पूछा है, बोला है क्या कि दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी हमें इसका एक का मान पूछा है, यानी हाइट पूछा है। तो आपको मालूम है भाई कि यहाँ पर बोला है कि 2 का मान 10.6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 30 का आधा, तो बोलोगे भैया 5.3 हो जाएगा, तो ये 5.3 हो जाएगा, और 5.3 कहाँ है भाई देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो धुआं धुआं कर देंगे, ये नहीं कि पूरा बेसिक से लेकर लपेट रहे हैं, बना रहे हैं, सिंपल सा सवाल है, 2 का मान दिया है, 1 का मान पूछा है, क्योंकि हाइट है, 1 का मान पूछा है, 5.3 मीटर आ गया, आंसर निकल गया, बात खत्म। आ जाओ
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और 5 को पढ़ते हैं कि 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसी में भुजाएं AB बराबर 10, BC बराबर 14, CD बराबर 8 और DA बराबर बराबर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए। ये एक बढ़िया सवाल है और देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ये अच्छा सवाल है। अब चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है पहले उसके बारे में आप जान लो। तो चक्रीय चतुर्भुज ये होता है कि अगर मान लो हम एक पहले यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें भाई साहब एक चतुर्भुज बना देते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज ये होता है ना कि चारों कोनों को छूना चाहिए, ठीक है। इसके चारों कोना है जो भाई सब किससे टच होना चाहिए, ये चक्रीय चतुर्भुज समझ लीजिए। ये हो गया हमारे पास, मान लिया हम इसका नाम दे दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये डी हो गया। और ध्यान रखो कभी भी चक्रीय चतुर्भुज होता है ना तो आमने सामने का, जैसे ये वाला एंगल अगर एक्स है और ये वाला एंगल वाई है तो एक्स प्लस वाई का योग 180 होता है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए जेड है और ये ए है, मतलब इसको क्या मान लो हमारे पास टी हो गया, तो टी और जेड का एंगल का योग कितना 180 होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब इसमें से हमसे पूछा क्या है, देखिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कभी चक्रीय चतुर्भुज है ना उसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसको बेसिक से बहुत बढ़िया हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि इसका क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, तो चारों को आपस में ऐड करो। जैसे मान लो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो सबको आपस में ऐड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बट्टे में 2 कर देते हैं, सेम जैसे हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं वैसे। और इसका एरिया निकालना होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज का एरिया जब निकालना होता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे अंडर रूट एस माइनस, देखो एस इंटू एस माइनस नहीं होता, डायरेक्ट एस माइनस ए होता है, फिर इंटू में एस माइनस बी होता है, फिर इंटू में एस माइनस सी होता है, फिर इंटू में एस माइनस डी होता है। इसको हम पूरा बेसिक से आपको हम क्या करेंगे, प्रूफ करके भी बता देंगे रेलवे फाउंडेशन बैच में जब हम वहाँ पे चतुर्भुज पढ़ाएंगे तब। अब आइए, जब इसको मालूम है कि क्या होता है तो यहाँ मान रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटा कर ले क्या, चलो बना लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए मान रखते हैं, हमें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है, तो ए बी बराबर 10 है। यहाँ पे ये मान लो ए बी बराबर 10, यहाँ पे 10 रख लो, सब रख लो, बार डायरेक्ट लिख लो। ये 10 हो गया तो बोलोगे भैया 10, फिर प्लस में 14, फिर प्लस में 8, फिर प्लस में 12 और बट्टे में 2, तो बोलोगे कितना हो गया, तो 10 और 14 कितना होता है 24, 24 में 8 ऐड करोगे 32, 32 में 12 ऐड करोगे तो होता है 44, और 44 का आधा ऐड करोगे तो 22 होता है, यानी ये 22 आ गया। अब यहाँ पे मान रख दो, तो बोलोगे भैया एस का मान 22 आ गया, तो 22 में से पहला घटा दो, यानी 22 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 12 इंटू में, फिर 22 में से 14 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, फिर इंटू में 22 में से 8 घटाओगे तो 14 हो जाएगा, फिर इंटू में 22 में से 12 घटाओगे तो 10 आएगा, बस ये आ गया। अब निकाल लो जितना इसमें से निकल रहा है, क्या निकलेगा भाई साहब, इसको तोड़ लो अगर तोड़ना चाह रहा है तो। अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 इंटू 3 कर सकता हूँ, और इसको कर सकता हूँ 4 इंटू में 2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 4 निकल के आएगा, यहाँ से अगर कुछ निकल आएगा नहीं निकलेगा, यहाँ से आ सकता है 7 इंटू 2 कर सकते हो, 7 इंटू में 2, तो यहाँ से देखो 4 2 बार है तो 1 4 बाहर निकाल लो, 2 2 बार है तो 1 2 बाहर निकाल लो। अब हमें लग रहा है कि कुछ निकलेगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक 3 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको एक 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक 7 दिख रहा है, तो 7 तरीका 21 में 10 से करोगे तो 210, तो बोलोगे अंडर रूट में 210 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 8 रूट 210 और यही आंसर हो जाएगा। 8 रूट 210 कहाँ है भाई, तो 8 रूट 210, ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ये चक्रीय चतुर्भुज ये पहली बार देखने को मिला कि ये डायरेक्ट पूछा था हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन था, प्यार से इसको बना लेते हैं। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा ये, और यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऐसे स्लाइड कर लेंगे, बट ये आपको आ जाता है ना, इसलिए नहीं दिख पाता है, दिक्कत यही हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम फैला भी सकते हैं, अगर इसको मैं फैला के करूँ तो शायद हमें यहाँ पे दिख पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें हैं, आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बहुत बढ़िया सब दिख रहा होगा, ठीक है भाई। लेकिन जैसे था पहले वैसे ही रहने दो, क्या पता कि क्वेश्चन आपको दिखने में दिक्कत हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और क्या भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। 6 पे क्या कह रहा, मैंने बोला क्या था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन मिलेंगे, ललुआ से सवाल नहीं कराने वाला हूँ। ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है ये कि थोड़ा बेसिक बेसिक से उसमें सवाल पूछते हैं, इसमें मिक्सअप आता है और ग्रेजुएट लेवल का सवाल है तो अच्छे अच्छे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। बोला है कि ए किसी काम को 57 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, तो बी और सी 54 दिनों के लिए एक देखो एक साथ काम करते हैं तो ए अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले ये वाला लाइन पकड़ो, क्या बोला है कि बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है, यानी कहीं ना कहीं, और उसके बाद से बोला है सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यहाँ पे 3 लोग की बात हुआ है, और 3 लोग कौन कौन है, तो बोलोगे भैया ए है, बी है और सी है। बोला है क्या, बी जो है ए से 80% कम है, यानी मान लो ए अगर 100 है तो 80% कम कुशल, यानी इफिशियंसी में निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, फिर बोला है क्या,
सी बी की तुलना में 50% क्या है, अधिक है। बी की तुलना में 50% अधिक है। 20 का 50% 10 होता है, यानी अधिक है, तो ये 30 हो जाएगा। बात खत्म। अब इनका रेशियो भी ले सकते हो। रेशियो कैसे लोगे, तो देखो भाई, 0 से 0 खा जाओ, 0 से 0 खा जाओगे तो ये हो जाएगा 10:2:3 आ गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो। और ऊपर वाला लाइन पढ़ो, एक किसी काम को 57 दिनों में कंप्लीट कर देता है, यानी पूरा काम को 57 दिन में कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी क्या है, 10। टाइम कितना है भाई, तो 57 दिन में, यानी बोल सकते हो कि टोटल काम भाई साहब कितना है, तो 570। अब आगे पढ़ो, बी और सी 54 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। 54 दिन तक एक साथ में काम करते हैं, तो बोलोगे बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 5। तो बोलोगे 5 की एफिशिएंसी से अगर 54 दिन काम करेंगे, तो बोलोगे 5 के भी साथ में 2, 50 25 और 2 27, यानी 270 काम कर देंगे। तो आपके पास काम कितना था, तो बोलोगे 570, तो 270 काम हो गया, तो बचा काम कितना, तो 300 बचा, यानी आपके पास टोटल काम 300 बचा। अब आगे बोला है क्या, एकदम पढ़ते जाओ प्यार से, एकदम आंसर प्यार से निकल के आ जाएगा। बोला है ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, यानी जो 300 काम, यानी शेष कार्य जो बचा है किससे कराना है, तो ए से, तो कितने दिन में करेगा, तो बोलोगे भैया ए का काम निकालना है, तो ये 300 काम बचा है। ए का एफिशिएंसी मैंने देखा 10 से, तो 10 से डिवाइड कर दिया, काटा, तो यहाँ पे पता चला कि 30 दिनों में भाई सब बचा हुआ काम कर देगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। और देखना भाई, सेक्शन कंट्रोलर हाल फिलहाल में पूछा हुआ सवाल है ये, और 2026 से 25 लिखा है, 2026 से, 2026 में एग्जाम हुआ था इसका। बताओ कैसा लगा, मजा आ रहा है, कितना बढ़िया चीजों को तोड़ तोड़ कर हमने बना दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर भाई सब 7 देखते हैं कि साथ हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक रेखा है और पीटी बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यदि पीटी बराबर 6 है, पी ए बराबर 4 है सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 1 से, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखो सबसे पहले यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा, हमको मालूम है कि पीटी जो है ना, अगर मान लीजिए कोई भी अगर त्रिभुज में एक छेदक रेखा निकल के आता है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या लिखोगे, बोलो भैया पीटी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, पी इंटू ए, और इंटू में क्या होता है, पी ए इंटू बी। जैसे मान लो ये पी इंटू में ए और इंटू में लिख दो ए इंटू बी होता है। ये हमारे क्या फार्मूला होता है। तो पीटी का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। पी ए कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 4 दिया है, और ए भी हमारा एक्स दिया है। ठीक है, तो इसको काटोगे 9, तो यहाँ पे एक्स का मान जो आ गया हमारे पास 9 आ गया। ठीक है भाई, एक्स का मान 9 आ गया। नहीं, यहाँ पे जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है आपको मालूम है, हमने गलती कर दिया है। पी ए इंटू में पी बी होता है, यहाँ पे जो पी ए इंटू में पी बी होता है, यहाँ पे पी बी होगा ब्रो। यहाँ पे पी ए इंटू में क्या होगा, पी बी होता है। अब देखो जो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर भाई पी 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 इंटू पी बी है, तो हमारे पास इसका कितना मान है, तो मान लो हमने इसको x मान लिया, तो हमारे पास टोटल का मैंने x ना मान के कुछ x ही मान लेता हूँ। ठीक है, टोटल को x मानता हूँ, तो x का मान 9 आ गया हमारे पास, काटोगे तो 9 आ गया, यानी कहने कि ये हमारे पास टोटल 9 आ गया है। जब टोटल 9 आ गया है, तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ इसका x का मान। ये मत समझ लें x, इसको ऐसे x माना हूँ, समझ लिया पूरा टोटल का मान। ये 4 है, तो क्या टोटल 9 है, तो 9 में से 4 घटोगे तो 5 आएगा, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। खत्म। बस सिंपल सा सवाल था, बस ये आपको फॉर्मूला मालूम चाहिए कि पीटी स्क्वायर होता है क्या, पी ए इंटू पी बी, किन केस में, जब हमारे पास छेदक रेखा निकल के आती है और एक यहाँ पे भाई साहब टच होके जाती है, उस केस में। ध्यान रखना, सिंपल सा सवाल था। आओ सेक्शन कंट्रोल का भी सवाल था, सारे अपडेटेड है भाई। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा पाइप किसी, देखो पाइप पी किसी टैंक को 2/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। हमें मालूम है कि पी 2/9 भाग 28 घंटे में, तो बोलोगे भैया 2 से 14 बार में खत्म हो जाएगा, 14 9 होता है 126, यानी पी कितना देर में भर रहा है, 126 घंटे में। फिर बोला है और पाइप क्यू उसी टैंक को 2/7 भाग 12 घंटे में, इसको काट लो 6, यानी 7 के 42 घंटे में भर सकता है क्यू, यानी 42 घंटे में भर सकता है। अब आगे पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है पढ़ते जाइए, प्यार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोला पी और क्यू दोनों 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, 6 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। तो बोला है तो फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, 6 घंटे चालू रखा जाता है, तो उसके बाद बंद कर दिया जाता है। दोनों लोग पानी भर रहे हैं, तो इसका पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 126 होता है, इसका एफिशिएंसी 1, इसका 3 आ गया। 6 घंटे तक पी और क्यू को चालू किया गया है, तो भाई साहब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 4। 6 घंटे तक कितना भर देंगे, 24 यूनिट भर देंगे। जब 24 यूनिट भर जाएंगे, तो उस केस में फिर आर का एंट्री होता है। फिर बोलते हैं आर, भाई साहब क्या बोलते हैं, तो देखिए बोला है कि फिर पाइप आर अकेले चालू किया जाता है और टैंक को पानी, देखो टैंक से पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। यानी भाई साहब जैसे 24 यूनिट भरा होता है, तो इन दोनों को बंद कर दिया जाता है। मालूम नहीं क्या दुश्मनी था, इन लोगों को बंद करने के बाद से आर को चालू कर दिया जाता है, और आर भाई साहब बहुत हरामखोर निकलते हैं। ये 24 यूनिट पानी को 8 के घंटे में क्या कर रहे हैं, खाली कर दे रहे हैं। तो भाई साहब इनका कितना एफिशिएंसी, यानी -3 का एफिशिएंसी, यानी हर घंटे में क्या कर रहे हैं भाई साहब, -3, यानी 3 यूनिट पानी खत्म कर रहे हैं। तो बोला है क्या
पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। भाई सब तीनों लोगों का एफिशिएंसी देखो कितना आया, 126 समय भरना है। और ये क्या कर रहे हैं, कितने समय में भर सकते हैं, तो देखो ये कितना देर में भर रहे हैं, तो 3 और 1 4 में भर रहे हैं, यानी 1 घंटे में 4 भर रहे हैं और 3 भाई सब खाली कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, तो एक काम हो रहा है, तो ओवरऑल एक काम हो रहा है, तो एक से काटोगे, यानी भाई सब 126 घंटे में आपका क्या होगा, टंकी भर जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात खत्म, फिनिश। ये सवाल था। देखा मजेदार सवाल है कि नहीं, ललुआ सवाल तो है नहीं। प्यार से अगर चीजें समझ में आ रही है भाई साहब, तो वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आ जाइए, हम देखते हैं भाई साहब। भावेश अपनी सामान्य चाल का 2/5 से चलकर अपने घर से कार्यालय 30 मिनट की देरी तक पहुंचता है। उसके द्वारा अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात करो। हम बनाएंगे यार, कितना मालूम है कि हमेशा कोई भी चीज होता है जाने और आने में, हमेशा वह डिस्टेंस फिक्स रहता है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। उस केस में टाइम भाई साहब डायरेक्ट क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, और स्पीड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। तो यहाँ पे स्पीड दे दिया था, तो बोलोगे यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे दिया है, कितना दिया है भाई साहब, तो 5:2 हो जाएगा, क्योंकि सामान्य चाल का 5/2, तो ये 5 आ जाएगा 2, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, तो बोलोगे 2 और 5 इन्हीं का डिफरेंस दिया है, तो बोलोगे कितना यूनिट, 3 यूनिट का मान कितना दिया है, तो 30 मिनट दिया है। हमेशा ध्यान रखना, 3 यूनिट का मान 30 मिनट दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 मिनट। अब ये हमारे पास हमारे सामान्य चाल बोलता है, सामान्य चाल इन द केस यूजुअल टाइम, और ये हमेशा ध्यान रखना फाइनल को दर्शाता है। हमसे पूछा क्या है, सामान्य चाल यानी यूजुअल टाइम, कितना समय लगेगा, तो देखो 1 का मान 10 है, तो 2 का मान निकालो, तो 10 दूना 20 यानी 20 मिनट लगेगा, और 20 मिनट का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ये एक लल्लू से सवाल था, इसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं था। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 41 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 19 संख्याओं का औसत 57 है और अंतिम 23 संख्याओं का औसत 30 है। यदि शुरुआत से 19वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बताना भाई, ये कराया है कि नहीं बताना। भाई साहब जो पढ़ेंगे ना मेरे से रेलवे फाउंडेशन बैच में, बताओ एकदम डिट्टो सेम एकदम यही डाटा, भले डाटा चेंज होगा लेकिन डिट्टो इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने सवाल बताया है कि नहीं बताया। बताना, खुद कमेंट करके बताना कि भैया ने आपको बताया कि नहीं। और देखो सेक्शन कंट्रोल में पूछा हुआ है ये, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। बोला है कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होता है और कुछ नहीं होता है। 41 संख्या है जिसका औसत कितना है, 36 है। मैंने क्या बोलता हूँ, इधर से घेर दो। फिर बोला है क्या, अब देखो पहले 19 संख्याओं का औसत कितना है, 57 है। 19 संख्याओं का औसत कितना है, 57 है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है कि अंतिम 23 संख्याओं का औसत 30 है। जैसे जैसे बोला है वैसे बता दो। अंतिम 23 संख्याओं का क्या औसत कितना है भाई, तो 30 है। और देखो फिर बोला है क्या कि शुरुआती से 19वीं संख्या हटा दी जाए, यानी एक संख्या हटा दी जाए। 41 संख्या इसमें से कोई एक संख्या मैं मान लेता हूं, जो 19वीं संख्या उसको हटा लेता हूं, इसका औसत x है। तो बोला है भाई साहब, तो शेष संख्याओं का औसत बताएं, यानी 41 संख्या जिसमें से एक संख्या हटा दी जाए, तो बची हुई 40 संख्याओं का औसत हमें बताना है। आ जाइए, मैंने क्या बताया था, डेविएशन। मैं मान लेता हूँ 36 हमारा एवरेज है। 36 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे भैया 4, 17 4 21 ज्यादा है। कितने पे, तो 19 पे ज्यादा है। अब देखो ये 36 से 30 कितना कम है, 6 कम है। कितने पे, तो 23 पे कम है। अब होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पर डेविएशन हमारा 0 आ गया, तो जो हम एवरेज 36 माने हैं वही हो जाएगा। अगर यहाँ डेविएशन प्लस में आता है तो इधर जाके माइनस में हो जाता है। अगर यहाँ माइनस में होता है तो इधर आके प्लस में करते हैं, क्योंकि एवरेज मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है हमारे पास, जो हम क्या तरजुई बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तरजुई, तरजुई बोलते हैं, उसको बराबर किया जाता है। ठीक है भाई, बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर देखो बोला है क्या, 19 से कम 19, हाथ में 1, 19 दूना 38 और 1 कितना होता है, 39। ठीक है भाई, यानी ऐसे बोल सो 19 से कम 19, हाथ में 1। ठीक है, 19 दूना 38 से 39 माइनस करना भाई 23 का 6 गुना, तो बोलोगे 36 18, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, यानी कहीं ना कि 399 में से 138 माइनस करना, 1 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे भाई साहब 2 यानी 261, ये प्लस में ज्यादा है, तो इधर डेविएशन में आके माइनस में हो जाएगा 261। कितने में बटेगा, 1 में बटेगा, तो 1 से डिवाइड करो, क्या फर्क नहीं पड़ता है। बट जो ये 241 61 आया ना, ये क्या होगा, ये सब में बटेगा। सिर्फ इसका नहीं पूछा है हमसे, ये पूछता जो संख्या हटाया गया है ना उसका एवरेज बताओ, लेकिन ये बोला है कि उसको हटा के जो बच्चा शेष का औसत बताओ, नहीं जो 40 संख्या बचा है उसका औसत। तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड बाई 40 कर देंगे। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, पहले इसको 4 से काटते हैं। 4 से काट लो, पहले 4 से काटोगे तो बोलोगे भैया 4 6 24, यहाँ पर जाएगा 2 21, फिर 4 5 20 पॉइंट आ जाएगा, 4 2 8, 4 5 20 और बट्टे में आ जाएगा 10, तो 10 आएगा तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पर माइनस का डेविएशन होता है 6.525। हमने माना कितना था, 36, तो ओवरऑल डेविएशन क्या, 36 में से 6.52 करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 29.475, 29.475, 29.475, ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये देखो अब यही का सेक्शन कंट्रोलर का सवाल है, कितना बढ़िया सवाल था।
इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके भैया ने बहुत बढ़िया क्या एवरेज पढ़ा दिया है। आप खोल के जाइएगा ना, कहाँ देखिएगा आपको, मतलब रेलवे फाउंडेशन पे दिखा दे आपको। देखिए जब यहाँ पाइएगा ना, यहाँ पर ये हमारे पास जाइए, क्रोम पे खोलिए, जैसे देखिएगा यहाँ पे बैक बेंचर हमारा जो मेल है इस पे आइएगा। उसके बाद से आप में कुछ और मेल होगा, हमारा कुछ और है। देखिए ये चैनल है हमारा, क्या है भाई चैनल देखना, AR पब्लिकेशन, 1,27,000 लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आइएगा ना, यहाँ पे देखो यहीं पे हमारी चीज़ें दिखने लगेंगी। ये हमारे पास क्या है पूरा भाई, देखो रेलवे फाउंडेशन बैच के जितने सारे वो है, यहाँ से जाओ, यहाँ पे आओगे तो ये सारी चीज़ दिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेलवे फाउंडेशन बैच बाय अनुराग सर। इसको क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये खुल के आएगा। अभी देखो हाल फिलहाल में मैंने इंस्टॉलमेंट पूरा वन शॉट पढ़ाया है, पूरा इंस्टॉलमेंट का वन शॉट पढ़ाया है। उसके बाद से मैंने क्या कराया यहाँ पे देखना जरा, फिर 3 क्लासेस में मैंने क्या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, फिर मेंसुरेशन 3D का 4 क्लासेस लिया है, 2D का मैंने 4 क्लासेस लिया है। उसके बाद से देखो यहाँ पे, फिर यहाँ बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट मैंने वन शॉट पढ़ा है। फिर लीनियर इक्वेशन जो नहीं पढ़ाते हैं, लीनियर और ये सर्कुलर रेस, वो भी मैंने पढ़ा है 1 क्लासेस में। फिर यहाँ पर ट्रेन पढ़ाया है, फिर ट्रेन की 2 क्लासेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस की 3 क्लासेस, देखो एवरेज की 4 क्लासेस लिया हूँ। यहाँ से आ जाओ, एवरेज का है पहला क्लास, फिर दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, फिर चौथा क्लास। तो अगर किसी भाई को अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो जाओ और रेलवे फाउंडेशन वैसे कंप्लीट करो मैथ्स पूरा प्रॉपर एकदम बेसिक से हाई लेवल क्यों पढ़ाएं एकदम टॉपिक वाई चीज़ों को। और ये चल रहा है टोटल 75 क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। इसमें ऑलरेडी मेरी 40 क्लासेस हो गई हैं, 40 क्लासेस, अभी इसमें 35 क्लासेस आने वाली हैं। तो जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई, आ जाओ। आता है भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कहता है। कह रहे कि आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, एक शंकु को खोलकर एक त्रिज्या खंड बनाया जाता है। तो पहले शंकु बना लो भाई, हमें मालूम है ये शंकु है हमारे पास। इस शंकु को खोल के त्रिज्या खंड बनाया जाता है हमारे पास, जिसका इनको दे दिया आधार का त्रिज्या कितना दिया है बताना जरा। तो बोलोगे भैया आधार का त्रिज्या इन्होंने दिया है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद से ये 9 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। स्लेंट हाइट कैसे निकल जाएगा, तो ट्रिपलेट लग जाएगा, देखो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद से ये वाला बोला है, क्या बोला है देखना जरा, एक त्रिज्या खंड बनाया जाता है, तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या बताएं। त्रिज्या खंड बनाया जाता है भाई, कहीं ना कहीं मान लो खोलकर एक त्रिज्या खंड बनाया जाता है। जब त्रिज्या खंड बनाओगे, यानी कहीं ना कहीं हम इसमें से क्या बताएंगे, बेस ऑफ ओपनिंग सेक्टर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है भाई, ट्रायंगल है, मतलब ये सर्कल है। अब इसका एक सेक्टर बनाओ। जब ये सेक्टर बनाओगे ना, सेक्टर ये वाला है, जब इस सेक्टर को है ना, इस सेक्टर को, जैसे मान लो ये सेक्टर है, मैं एक पेज रहता तो यहाँ पर समझाता था पाता, जैसे इसका ये पार्ट निकालोगे, इस पार्ट को निकाल के, अगर मान लो कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये हमारा आधा पार्ट है, मैं इस सेक्टर को एक और ले लेता हूँ, यानी कहने के मैं कहने का मतलब मैं आधा ले लेता हूँ, पूरा 2 सेक्टर मिला के आधा ले लेता हूँ। अब इसको बीच में से इसको लेके जब मैं घुमाऊंगा ना, ऐसे से रोलिंग रोलिंग घुमाऊंगा ना, तो उस केस में बन जाता है हमारे पास शंकु। तो जो शंकु बनता है, तो ये बोल सकते हो भाई साहब, जो इसका स्लेंट हाइट होता है ना, स्लेंट हाइट ये हमारा रेडियस के काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। यानी मान लो जब त्रिज्या इसका जो स्लेंट हाइट रेडियस का ध्यान रखता है, यानी जो आर होगा स्लेंट हाइट यानी 15 हो जाएगा, और 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। यानी भाई साहब जो शंकु का स्लेंट हाइट हो जाएगा, वो त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का हमारा रेडियस के बराबर होता है। तो ये 15 है, 15, बात खत्म। तो सिंपल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, ये भी मैंने पढ़ा रखा है कहाँ, मेंसुरेशन भाई साहब 3D में, जाके देखिए। बोला है क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है देखते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 88,500 है, 8%, 5% और 2% की क्रमिक छूट देने के बाद इसका अंकित मूल्य विक्रय, देखो इसका अंतिम विक्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाली सवाल है, कोई दिक्कत कर लेंगे हम। बोला है भाई साहब कि जो हमारा मार्केट मूल्य यानी ये बोल सकते हो अंकित मूल्य कितना है भाई, 88,500 है, बहुत बढ़िया। इस पे हमें 3 छूट मिलता है। पहला छूट कितना है, 8% का, मान लीजिए कोई सी 100 का है, 8% की छूट यानी 92 में जा रहा है। दूसरा छूट 5% का, यानी 100 की चीज 5% की छूट यानी 95 में जा रहा है। और तीसरा छूट 2% का, यानी 100 की चीज 2% की छूट यानी 98 में जा रहा है। तो हमें भाई साहब मान निकालें, सेलिंग प्राइस निकालो, यानी 3 ही छूट देने के बाद से, यानी इस मार्क प्राइस पे 3 छूट देने के बाद से जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, क्या है। तो लो भाई साहब आओ काटते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, बढ़िया से प्यार से चीज़ों को कर लेंगे भाई साहब। कैलकुलेशन में क्या ही कर सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन फास्ट उसका आंसर पहले आ जाएगा। इसको काटता हूँ 5 से 19 बार में, 5 से काटता हूँ 20 बार में। अगर मैं देखूँ तो और कट सकता है क्या, काट लो इसको, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 उसका 37, 5 से तो 35, 3 5 से तो 35, 5 से काटोगे 4 बार में। अब कुछ कटेगा तो काट दो, 4 से इसको 23 बार में, हमें नहीं लग रहा है अब कटेगा। अब नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं भाई। तो बोलोगे 19 में पहले 23 से गुणा कर लो, तो 19 या 57 के साथ हाथ में 5, 19 दूना 38 और 5 होता है 43, यानी 437 में 177 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करने के भी तरीका बता रहा हूँ, देखते जाओ। 7 7 49 के हाथ में 4, 7 3 21 और 4 कितना होता है 25, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 कितना होता है भाई 30 हो गया। अब से मैं ही लिखा लो 9 फिर 5 यहाँ पे हो जाएगा 0 3, यही हो गया ना। 7 49 हाथ में 4, 7 3 4 25 हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब 7 3 4।
अब आ जाओ 9, 9 5 14 हाथ में एक, फिर ये देखो 7 5 12 और 1 13, 3 तरीका 3 और 3 6, ठीक है बहुत बढ़िया। 6 के बाद से 1 7, फिर 4 3 7, यानी यहाँ पे आ गया 77 349। हमारे पास पूरा गुणा करने के पास है 77 349, ये आ गया 77 349, ठीक है भाई। बैक जाते हैं, 77 349 में गुणा करना है 98 से। अब 98 है तो भाई साहब ये भी लंबा हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया ऐसे कर सकते हो, 98 से गुणा करने से बेटर है कि डायरेक्ट 100 - 2 कर दो, यही होता है। 100 से गुणा करोगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 77 349। देखो भाई साहब गुणा जिसका जितना फास्ट है वो बना पाएगा, डबल जीरो लगा दो। और 2 से गुणा करना है तो डायरेक्ट घटा दो इसमें से, तो 9 दूना 18 हाथ में एक, फिर 4 दूना 8 और 1 9, फिर देखो 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा हाथ में एक, 7 दूना 14 और 1 15, ये घटा दो भाई। इतना घटाओगे तो बोलोगे भैया 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे देखो भाई 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, कहने कि ये अगर मान लो भाई सब 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, फिर 13 में से 5 गया 8 5 13 होता है, बहुत बढ़िया। फिर 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5 हो गया, यहाँ पे आ गया ये हो गया। हमारे पास टोटल कितना रहा है 75 80 202, यानी सारे गुणा करने के बाद से 75 80 202 आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है 75 80 202 आ रहा है। और नीचे में देखो 100 है तो बट्टे में 100 रखो, इस लेवल का कैलकुलेशन है, बच नहीं सकते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला था, आज का सेशन बहुत तगड़ा है। तो भाई साहब निकटतम पूछा है तो 2 अंक के बाद से पॉइंट लगे, क्योंकि 100 है तो 2 अंक के बाद से पॉइंट लगा दो। तो 75 80 202 है यहाँ पे, तो यहाँ पर पॉइंट के वजह से 02, यहाँ पर देखो 75 80 2 कहाँ है भाई, 75 80 2 एग्जैक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बस खाली पॉइंट के वजह से 02 यहाँ पे नहीं दिया था। देखा भाई, तो कैलकुलेशन करने का भी तरीका, अगर पहाड़ा आपको याद है, अगर बहुत जल्दी जल्दी पहाड़ा पढ़ रहे तो आप प्यार से निकाल लोगे, नहीं तो बैठ के एक दूसरे का मुंह देखिए आप एग्जाम हॉल में। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 9 वर्षों में दुगुना हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में स्वयं का 32 गुना हो जाएगी। नहीं बनाऊंगा, होमवर्क है आप लोग के लिए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आपको मालूम है कि 2 गुना हो रहा है 1 से 2, यानी 1 के पावर 9 है। अब सेम इसी का मालूम है कि 1 और 2 के पावर 32 कितना होता है भाई, तो बोलोगे 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 है, तो डायरेक्ट गुणा करके निकाल लो, हम नहीं बताएंगे, बहुत बेसिक सवाल है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है भाई। जितने लोग देख रहे हैं ना, सबको कसम है, उनकी वाली क्या कसम है, अगर नहीं दिए तो समझ लेना भाई शराब देंगे, ब्याह नहीं होगा। फिर घूमते रह जाओगे, बोलोगे भैया ने शराब दिया है, ब्याह ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं शरापेंगे भाई, मैं क्यों 2 जोड़ों को अलग करूंगा, नहीं कर सकता, ऐसा पाप हम नहीं ले सकते, क्योंकि प्यार ऐसा होता ही है भाई कि कभी उसको अलग नहीं किया जा सकता। अब क्या करोगे भाई, प्यार करोगे तब तो समझोगे, बोलोगे भैया आपको बहुत एक्सपीरियंस है, हमको कैसे एक्सपीरियंस है यार, ऐसा थोड़ी है कि हम प्यार के हैं, बिल्कुल नहीं, ये सबसे भी हम दूर हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार द्वारा 65 रुपये प्रति केजी और 89 रुपये प्रति केजी के 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह मिश्रण को 123 रुपये प्रति दर से बेचे तो 64% का लाभ हो, यानी कहने कि बेचा गया सेलिंग प्राइस है, तो पैसा में बोलोगे भैया 123 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब कितना परसेंट का मान है, तो सेलिंग प्राइस कैसे होता है भाई, तो कॉस्ट प्राइस में भाई सब प्रॉफिट को ऐड करोगे सेलिंग प्राइस आएगा, 64% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% होता है, तो डायरेक्ट 164% कर दो और इंटू में 100 का मान निकाल लो, हमारे पास आके आ जाएगा। अब देखो जब 100 का मान निकालेंगे तो 100 का मान हमारा निकाल के क्या रहा है, सीपी निकालना है ब्रो, सीपी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या 65 रुपये में ये भी हो रहा है और 89 रुपये में ये भी, जो 2 प्रकार के चावल को मिला के हम सीपी निकाल, ये भी सीपी है, तो हमेशा मालूम है कि मिक्स, क्योंकि यहाँ पर जानते हो एलिगेशन लग जाएगा ना, ये 65 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 89 हो गया, तो बीच वाला निकालने के लिए वो भी तो भाई साहब क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, तो यहाँ से सीपी निकाल लो। तो बोलोगे भैया कैसे निकालेंगे, तो काटो भाई साहब, काटो, पूरी दुनिया काट रही है, आप यहाँ पे काटो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे काट रही थी, आप यहाँ पे काट दीजिए। बोलोगे भैया पर्सनल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 से 25 बार में, 41 से देखो 3 बार में, तो 25 का 3 गुना 75 आ गया। अब देखो एलिगेशन हमेशा होता क्या है, तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, कहीं भी देखोगे ना भाई साहब तो छोटे लोग को दबा दिया जाता है, कहीं भी देखोगे तो यही चीज़ है यहाँ पे, बड़े में से छोटे को घटाओ, यानी 89 में से 75 घटाओ, वो तो बोलोगे भैया यहाँ पे 5 तो 80 और 9 और 5 कितना होता है 14, और यहाँ पे देखो 75 में से 10, ये बड़ा है, इसमें से छोटे घटाओ यानी 10, इन्हीं का रेशियो बताना है हमसे, यही तो पूछा है। क्या पूछा है भाई, मिलाना जाना चाहिए, देखना अनुपात किस अनुपात में मिलाना चाहना चाहिए, अनुपात बोला है, रेशियो निकालो, 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, यानी 7:5 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी 4। कुछ भी बोल लो भाई साहब, हमारा क्या जाता है, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि इतना रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 6% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताएं, यानी कहने कहीं भाई साहब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, हमें मालूम है भाई साहब, क्या मालूम है कि यहाँ पे ये बोल दिया है कि कभी भी अगर
हमारा अर्धवार्षिक की बात बोले, छमाही की बात बोले, 6 महीने के बाद बोले, तो हम क्या करते हैं उस केस में हम टाइम को क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं, रेट को आधा कर देते हैं। तो बोलोगे भैया रेट हमारा कितना हो जाएगा, 6% तो आधा यानी 3% हो जाएगा, और टाइम 1 साल है तो भाई साहब 2 साल हो जाएगा, नहीं 2 बार हो जाएगा। अब हमको मालूम है कि 3% के हिसाब से 2 साल के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना आएगा, तो मैंने बताया था कि दोनों को क्या करो एक बार जोड़ दो, तो 3 और 3 कितना होता है, एक बार गुणा कर दो, तो 3 में 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, और एक बार क्या कर दो भाई साहब, एक बार क्या करना होता है, एक बार तो ऐसे कर सकते हो कि मान लो हम ऐसे 3% का हमें निकालना होता है ना, अगर मान लो हम ऐसे करते हैं कि 3% का हमें निकालना है 2 साल के लिए, अगर मान लो ये 2 साल के लिए, तो एक बार दोनों एक गुणा कर दो और 3 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है भाई, तो बोलोगे भैया 0.9 होता है, तो 0.9 हो गया, बात 9 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद से हमेशा 2 अंक लेते हैं, तो ये लिखा जाता है, नहीं कितना परसेंट आ गया भाई साहब, तो बोलोगे 6.09%। अब यही तो निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 8 2 उसके से 0 है, फिर कितना 0 है भाई देखना जरा, 1 2 3 की 0 है, जो अपने आप का 100% का मान होता है, हमें ये निकालना है, यानी 6.09 का मान निकालना है। तो बोलोगे भैया यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो बोलो 1 2 3 4 को यहाँ से खत्म, 1 2 3 4 को यहाँ से खत्म, कहीं ना कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा 41 का मल्टीपल होगा। अब 41 का मल्टीपल कौन लगाएगा भाई, लगा लेते हैं भाई सब। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे ये भी चेक कर ले क्या, यूनिट डिजिट, यानी 9 से 2 से गुणा करेंगे लास्ट के क्या आएगा 8 आएगा, देखना जरा इसमें 5 है इसमें 4 है भाई साहब, तो सीधी सी बात है हमारे पास 2 ऑप्शन फंस गए, हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। आ जाओ पूरा गुणा कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलोगे भैया 609 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे 82 से गुणा करना है, तो 9 दूना 18 हाथ में 1, यहाँ पे आ गया 1, फिर 6 दूना 12, 9 8 72 को 2 हाथ में 7, यहाँ पे आ गया 7 8 6 48 हो गया, तो बोलोगे यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे आ गया 3, फिर उसके 7 2 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यानी 49 938 ऑप्शन नंबर भी खत्म। कैलकुलेशन भाई साहब, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो देखो कितना प्यार से बना लोगे। बोलोगे भैया आपको आज हुआ क्या है, आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो भाई साहब ये प्रैक्टिस सेट है, सैंपल पेपर है, ऐसे ही होता है। यहाँ पर बेसिक में नहीं जाया जाता है, हम यहाँ पर रेलवे फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहे कि पूरा बेस को आपको जीरो से लेकर उठा के लाएगा, नहीं, यहाँ पे सारे लोग ऑलरेडी प्रो हो गए हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कवर कराया जा रहा है। आज ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, ए और बी की आय अनुपात कितना है भाई साहब। देखो भाई साहब आय का अनुपात 4:3 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि एक देखो, यदि ए 5,000 की बचत करता है, बी 6,000 रुपये की बचत करता है, तो ए और बी का व्यय से कितना अधिक है, यानी ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है, कहीं ना कहीं व्यय यानी एक्सपेंडिचर की बात बोला है, तो हमें मालूम है कि क्या मालूम है, बोलोगे भैया ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इनकम क्या होता है भाई, तो ये तिरछा तिरछी कॉन्सेप्ट लगाता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 और 3 है, और यहाँ पर सेविंग का अनुपात देखो तो 2:1 है। और भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग नहीं है, ये क्या है हमारे पास, एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च यानी व्यय का अनुपात है 2:1। सेविंग कितना कर रहे हैं, तो ए भाई साहब कर रहे हैं 5,000 और बी भाई साहब कर रहे हैं 6,000। अब लगा दो भाई साहब तिरछा तिरछी, जिसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 3 दूना 6, 4 में 1 से गुणा करोगे 4, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 6 और 4 का डिफरेंस होता है 2, 2 किसको डिनोट करता है, तो फिर इन दोनों को गुणा करो, 5,000 और ये 12,000, तो 5,000 और 12,000 का डिफरेंस कितना होता है, तो बोलोगे 7,000, तो 2 का मान आ गया 7,000। अब यहाँ से निकाल लो 4 का मान, तो बोलोगे भैया 2 का मान 7,000, तो ये अपने आप का 2 गुना है, तो ये भी अपने आप का 2 गुना यानी 14,000 आ जाएगा। तो ए का जो भाई साहब हमारे पास ये निकल के आ गया, इनकम निकल के आ गया 14,000। बहुत बढ़िया। बी का निकाल लो, 2 का मान 7,000, तो 1 का मान 3,500, तो 3 का मान आ जाएगा भाई साहब 35 का 3 गुना 105 यानी 10,500। अब देखो यहाँ पे इनका इनकम 14,000 आ गया, बी का इनकम 10,500 आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा है ना, वो गोमती गेम चले वाला खेल बना दिया है, यहाँ पर चेंज कर दिया है। बोला क्या है, तो बोला है भैया तो ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है। अब व्यय निकलना है, तो व्यय कैसे निकालोगे, यानी खर्च कैसे निकलता है, तो बोलोगे भाई जो आपका इनकम होगा उस इनकम में से हम सेविंग को घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा, यही तो होता है। मान लीजिए हमारे पास 1,000 रुपये हम कमा के आए कहीं से, ठीक है भाई, उसमें से ऐसा करता हूँ कि मैंने 2,000 अपने पत्नी को दे दिया है, नहीं पत्नी एज्यूम कर लेते हैं, मैथ्स का टीचर है, मान लेते हैं एक्स थी हमारी, यानी हम उसको 2,000 रुपये दे दिए। जब 2,000 रुपये उनको दे दिए तो जो बचेगा 8,000 उसको मैंने खर्च कर दिया, यानी 2,000 रुपये वो सेविंग चला गया। भले वो सेव नहीं करती हैं, 2,000 गया तो कल ही खत्म हो जाएगा, बट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 2,000 रुपये सेव में चला गया, तो बच्चा यानी क्या हुआ, वो क्या हमारे पास खर्च 8,000, तो वही होता है, हम क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग को घटाएंगे, खर्च आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 14,000 है, 5,000 रुपये इनका सेविंग है, तो बताना जरा भाई साहब इनका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो बोलोगे भैया इनका एक्सपेंडिचर जो आएगा, तो 14,000 से 5,000 घटा दोगे तो 9,000 आ जाएगा। अब इनका एक्सपेंडिचर देख लो भाई, 10,000 में से 6,000 घटा दोगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे 4,500 आ जाएगा।
अब जो हमसे एग्जामिनर पूछा है क्या, ए का, ये ए भाई साहब है, बी का भी है, यानी ए का खर्च बी के खर्च से कितना अधिक है, तो बोलोगे कितना अधिक है, तो 4500 अधिक है, बात खत्म। और 4500 का है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी समाप्त, फिनिश। आ रहा है मजा, सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, धुआं धुआं कर रहे हैं कि नहीं, बताइए जरा, है कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, कमेंट करके बताइए। आइए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई 0.583 को बी और क्यू के पूर्णांक में लिखे, मैं क्यों लिखूंगा यार, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों का, देखते हैं आंसर मार दोगे। आपको मालूम है, बता दूंगा तो फिर फायदा क्या हो होमवर्क का, कमेंट बॉक्स में आंसर भी तो देना है आपको, नहीं बताऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 7 अंकों की संख्या ये हमें दिया है जो 3 से विभाज्य है, तो ए प्लस बी का अधिकतम मान बताओ। ये वहां पे बहुत बढ़िया समझने वाली चीज है, मैं समझाता हूँ। 7 हो गया, 1 हो गया भाई, उसके से ए हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया, उसके बाद से यहाँ पे 0 हो गया, फिर बी हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमें मालूम है भाई साहब 3 का भाई साहब डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि 3 के पढ़ा में जितना है कट दो। जैसे मान लो ये 7 हो गया और 1 2 ये 9 कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, ए, और उसके बाद से मान लो यहाँ पे कितना आ गया, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर 5 हो गया। अब हमें ए प्लस बी का मान रखना है, वो भी अधिकतम रखना है। अब ध्यान रखो, ए का अधिकतम मान हम 9 तक रख सकते हैं, हम ए का अधिकतम मान 9 तक रख सकते हैं, कितना तक रख सकते हैं भाई, 9 तक। और बी का अधिकतम मान भी 9 तक रख सकते हैं, यानी 9 9 18 तक रख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि 9 से ज्यादा, जैसे 10 में गए हम, तो 10 10 20 ये कितना 7 अंक से ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 अंक हो जाएगा, और हमें 7 अंक रखना है। तो ए का अधिकतम मान 9 और बी का अधिकतम मान हमें क्या रखना है भाई, 9 रखना है। तो हमें मालूम है कि हमें ए प्लस बी का मान रखना है, तो ए प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, तो ए प्लस बी ये हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है। अब ए प्लस बी का अधिकतम मान क्या होना चाहिए कि 3 से कटे, तो बोलोगे भैया हम सबसे पहले अधिकतम मान में जाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मान लो मैं 16 उठाता हूँ, तो यहाँ ए प्लस बी का मान अगर 16, ऑप्शन उठाना की जरूरत नहीं बट फिर भी समझा देता हूँ, 16 उठाता हूँ तो 16 और 5 कितना होता है, 20। ठीक है, क्या 20 आता है 3 के पढ़ा में आता है, बिल्कुल नहीं। तो ये इससे ही हमारा खत्म हो गया, बात खत्म। अब आ जाओ भाई साहब, हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। तो बोलोगे भैया यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, अरे यार धोखा हो गया हमारे पास, यही आंसर है। कैसे आंसर है, देखो हमने क्या देखा भाई, 16 और 5 20 थोड़ी होता है, हम नशे में थोड़ी हैं, हम हैं, आप लोग नहीं है, क्योंकि 16 और 5 कितना होता है भाई, 21 होता है, तो कट ही जाएगा, 3 के पढ़ा में कट ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पहले ही उठा लिए, क्योंकि बड़ा मार, और 16 क्या है भाई साहब, 18 से छोटा है, 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 से ज्यादा हो जाएगा तो 7 अंक से ज्यादा हो जाएगा हमारी संख्या। लेकिन एग्जामिनर बोला है कि 7 अंक तक ही चाहिए, तो हम 16 यहाँ पर ले लेंगे। 16 और 5 21 होता है, और 3 के पढ़ा में 21 कटता है, यानी कट जाएगा, यानी सबसे हाईएस्ट जो इनका दोनों का मान होगा वो 16 होगा, उससे हाईएस्ट हो ही नहीं सकता। आप खुद लाइए, नहीं तो 8 अंक का हो जाएगा, बात खत्म। बहुत बढ़िया, ये भी कर सकता है, 13 और 5 18 होता है, बट लेकिन हमें 13 क्या है भाई साहब, निम्न मान हो जाएगा, हमें अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम मान पूछा है, इसलिए 16 होगा। ठीक है भाई, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, माफ कर देना छोटे भाई की तरफ से। आ जाओ, अब यहाँ पे बोला है कि भाई सिंप्लीफाई करना है। अब ये भी कोई सवाल है, यहाँ पे देखना 98 का पावर 6 दिया है, यहाँ पे 98 का पावर 5 दिया है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर मान लो हम यहाँ के मान लो m के पावर जो हमारे पास n है, और यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूँ, यहाँ भी सेम के पावर लिख दूँ क्या, m के पावर x लिखता हूँ, n नहीं लिखता हूँ, तभी तो मजा आएगा। यहाँ अगर मान लो m के पावर x लिखता हूँ और यहाँ पे m के पावर y होता है, तो हमेशा ध्यान रखा m का जो मान आएगा x माइनस वाई हो जाता है, बस, यानी बड़े में से छोटा घट जाएगा। तो बोलोगे भैया 98 के पावर 6 में से 98 का पावर 5 घटाओगे तो 98 के पावर 1 हो जाएगा। वहीं 181 के पावर 4 में से 181 के पावर 1 घटाओगे तो बोलोगे भैया 3 घटाओगे तो 181 के पावर 1 आएगा गुणे में। अब देखो 21 के पावर 5 में से 21 के पावर 3 घटाओगे तो 21 के पावर 2 आ जाएगा, बस गुणा कर लो भाई। तो बोलोगे 98 हो गया, ये हमारे पास 181 हो गया, 21 का 2 गुना कितना होता है भाई, 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 441। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं भाई, तो देखो सारे जो यूनिट डिजिट है ना अलग अलग है, हम गुणा नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट देखो कैसे खेलते हैं। हमें मालूम है कि 8 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 8 आएगा, फिर 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, यानी लास्ट के यूनिट डिजिट में 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। क्यों बनाए भाई, क्यों गुणा करें हम, क्या हमें कौन सा ऐसा बीमारी हुआ कि हम बैठ के खुजलाएं, बनाए क्यों बनाए भाई, हमें तो टाइम बचाना है ना। मैंने क्या बोला था कि जितना टाइम बचाएंगे उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि लिखित परीक्षा दे रहे हैं कि ज्यादा बढ़िया से सजा कर लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जो जितना पहले अच्छा आंसर लेके आएगा, जल्दी आंसर लेके आएगा, उसी को नंबर मिलेगा, बात खत्म। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा ए की वर्तमान आयु के 9 गुने और बी के वर्तमान आयु के 8 गुने का योग 29 वर्ष है। यानी बोला है कि ए का क्या है भाई 9 गुना, तो 9a प्लस में इनका योग 8 का बी में कितना है भाई, तो बोलोगे भैया 29 वर्ष है। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, कितना प्यारा से पढ़ लिया और कितना बढ़िया हमारा निकल के आ गया।
अब आइए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है बी की वर्तमान आयु का 2 गुना ए की वर्तमान आयु के 2 गुना से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है भाई, तो बी में से ए घटा देते हैं डायरेक्ट, तो बोलोगे भैया बी का 2 गुना यानी 2b माइनस में 2a से अधिक है, तो मैं घटा दिया, कितना अधिक है तो 20 अधिक है, बस बात खत्म। तो बोला है कि अब से 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बताना है, तो पहले ए और बी का मान निकालते हैं। अब यहाँ पे लगाओ भाई दिमाग, बोलोगे भैया इसमें से क्या काट सकते हैं, तो काट लो भाई साहब, बी को काटते हैं, यहाँ पे 8 भी है, यहाँ पे 2 भी है, तो 4 से गुणा कर देते हैं। जब इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो बोलोगे भैया 4 दूना 8 भी, एक लाइन और लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9a प्लस में हो जाएगा 8b और बराबर में हो जाएगा 29, और इधर 4 से मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है भाई, तो 4 दूना 8b माइनस में 4 दूना 8a और बराबर में 4 का 20 में करोगे तो 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस में, भी प्लस में, तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, तो बोलोगे 8b को खत्म। 9a में से और 8a ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 17a हो जाएगा। फिर बराबर में हो जाएगा भाई 29 में से माइनस का 80 घटाना है, तो बोलोगे माइनस का 51 होता है, तो बोलोगे 17 से कट जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा माइनस का 3। ए का मान माइनस का 3 आएगा, तो बी का मान निकालो, किसी में रख के ऊपर वाले में रख लेता हूँ, यहाँ ऊपर में रखा हूँ, तो 9 का 3 गुना करोगे तो माइनस का 27 होता है, फिर प्लस में 8b होता है और बराबर में 29 होता है। 30 माइनस को 27 जाके मैं उधर ऐड कर देता हूँ, तो बोलोगे भैया माइनस 27 ऐड हो जाएगा, तो 27 इसमें ऐड करोगे तो 29 और 27 कितना होता है, तो बोलोगे 56 हो जाएगा। 8 से इसको काट दो, तो जो बी का मान आएगा 7 आएगा, तो बी का मान 7 आ गया, ए का मान -3 आ गया। अब बोला है अब से कितने, 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद, तो बोलोगे भैया 6 वर्ष ही तो बाद जाना है, तो मान लो ए में माइनस का 3 है, प्लस का 6 वर्ष बाद, इन दोनों का योग, फिर प्लस इसमें भी 6 वर्ष ऐड करो, 7 + 6 आ जाओ, तो 6 में से 3 घट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में 7 और 6 13 होता है, 3 और 13 ऐड करोगे 16 होता है, और यही आंसर आ जाएगा। 16 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो सिर्फ भाषा का खेल है भाई, भाषा, भाषा आपने पकड़ा यानी लैंग्वेज आपने पकड़ा, तो कितना प्यार से निकाल के ला दिया आंसर। बताओ बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बताइए हमसे, बोलिए कितना प्यार से हम बना रहे हैं। जानते हो बच्चों लोगों को लगता है ना कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले ही सोच लेते हैं दिमाग में। मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ठीक है, एक बुक है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, उसमें मैंने एक बहुत अच्छी पॉइंट समझा कि मतलब होता क्या है कि अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो अपनी चीज़ों पर नहीं ध्यान देता है, जो अपनी चीज़ें जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ता है, उसको ये दिमाग में रहता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर कैसा पेपर सेट कर सकता है, एग्जामिनर का लेवल क्या हो सकता है, वो दिमाग लगाने जाता है, जिसमें उसको क्या होता है, ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है सिर्फ सोचने में, ये दिमाग लगाने में। वो अपने चीज़ों पर फोकस नहीं करता है कि हम इस लेवल का कवर कर लेते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं, जो पूछेगा देखेंगे, पहले जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ते हैं। भाई साहब कितना भी टफ पूछेगा तो सिलेबस के अनुसार ही पूछेगा, तो सिलेबस पे हम ज़्यादा फोकस ना करके हम एग्जामिनर पर चले जाते हैं कि एग्जामिनर कहीं ऐसे पूछ दिया तो, ऐसे पूछ दिया तो, इसी के बीच में हम क्या करते हैं, मेन चीज़ों छोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान करो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मतलब क्या, जाने दो, यानी इसका मतलब क्या, जब वो सोचना ही बंद कर दोगे क्या पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस के हिसाब से आ गया कि हमारे सिलेबस में होता है, इस लेवल से हम दो लेवल एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेगा, 2 लेवल एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बढ़िया से तैयार करके फिर जाएंगे एग्जाम में। सोचो ही मत ना भाई, ये जीवन का यही तो होता है कि कहीं भी अगर लगे कि भाई कोई हमको ज़्यादा टाइम क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, मेरे को इरिटेट कर रहा है, मेरी चीज़ों में खनन डाल रहा है, मेरे को बढ़िया से फोकस नहीं करने दे रहा है, तो उसको छोड़ दो। आर्ट इन लेट इफ गो क्या होता है, द आर्ट ऑफ लेट इन गो, यानी जाने दो उसको, जरूरत ही नहीं भाई। वो बुक को आप मंगा के पढ़ना, बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर मान लो कि आप किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, अब मान लो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन पूरा ये है आपके साथ, ये चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, बट आपके हिसाब से वो लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे लिए इरिटेटिंग है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप कितना भी समझा रहे हैं लेकिन वो मानने की रेडी ही नहीं है कि नहीं हमें यही चीज़, हमें ये भाई ट्रीटमेंट दो, हम ये चीज़ें चाहिए, ऐसे करो, उसका वाला ऐसे करता है तो आप क्यों नहीं कर रहे ऐसे। अगर ऐसी चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं हमारे कुछ भी मतलब जैसे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हमारे कोई गोल है उसको पूरा करने में दिक्कत हो रही है, अगर वो बार बार इंटरप्ट आ रहा है, तो भैया बोलना प्रणाम करो, आप जाइए, उसको छोड़ दो। कोई एक समय लेना पड़ेगा, समझ, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक ऐसा बढ़िया समय आएगा कि लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, लेकिन वो जब पकड़ के रखो रहेगा ना, तो या तो रिश्ता बढ़िया से चलेगा भी नहीं, ना आप खुश रहोगे ना सामने वाला खुश रहोगा। इससे बेटर कहिए कि आप जाइए बस। तब कभी कभी ऐसी चीज़ होता है कि स्टेप लेना बहुत जरूरी होता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन के लिए हार्मफुल रहेगा आपके लिए कि कोई से हम इतना दिन टच में रहें, कोई जाएगा तो हमें दुख होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन के लिए होता है, उसको आप जाने दीजिए और बाकी अपने चीज़ों पर फोकस करिए। देखिए बहुत आगे आप ग्रो कर पाएंगे, पढ़िएगा, बहुत अच्छा बुक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भाई किसी समांतर श्रेणी एपी का सार्वंतर -9 है और पहला पद 50 है, तो तीसरा पद ज्ञात करो, बताओ जरा।
10th का क्वेश्चन है, एपी जब उस टाइम पढ़ रहे थे। तीसरा पद बोला है, हमें मालूम है जब तीसरा पढ़ते हैं तो ए प्लस 2डी होता है भाई, एक कम होता है। 10वां पद ए प्लस 9डी, 120वां पद एक प्लस 119डी, बस एक कम लिख देते हैं। पहला पद का इन्होंने दे दिया है 50, प्लस में 2डी का मान -9 दे ही दिया बस, तो 50 माइनस में 18, तो 50 में से 20 कम कर दोगे तो भाई 30, उसमें से 2 ऐड कर दोगे तो 32 होगा, और 32 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। सेक्शन कंट्रोलर भाई सारे, क्योंकि आरआरबी क्या होता है भाई, सब जो टीसीएस एग्जाम लेते हैं ना सब घुमा घुमा के पूछते हैं। ऐसा बोला थोड़ी कि सेक्शन कंट्रोल में है तो हमारा एनटीपीसी में नहीं आ सकता, कहाँ लिखा है भाई, सिलेबस तो सेम ही है, बिल्कुल आ सकता है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, रमन की आय इतना है, वह अपनी आय के 17% बचत करता है। यदि उसकी आय में 38% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में होगी। कोई बात नहीं भाई, हम शुरू से पढ़ते हैं ना कि ये हमारा इनकम होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो सेविंग आता है, बहुत बढ़िया। तो बोलोगे भैया इनकम कितना है भाई, तो क्या अपनी आय का 17% बचत करता है, तो बोलोगे भैया 100 की चीज़ है, अगर मान लो इसमें 17 बचत करता है तो खर्च कितना किया, 83, तभी तो किया 100 में से 83 खर्च किया तो कितना 17 बचा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, तो नेक्स्ट लाइन में ये बोला यदि उसकी आय 38% वृद्धि होती है, आय में 38% की वृद्धि करता है, कैसे होता है, 100 की चीज 38 वृद्धि हो जाएगा तो 138 हो गया। आगे पढ़िए, तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है, 83 का 20%, 83 का 10% क्या होता है, तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगा दो, 8.3 यानी 8.3 हो गया, और 20% होता है तो उसका 2 गुना कर दो तो 16.6 हो जाएगा। तो इसमें 16.6 ऐड कर दोगे तो बोलोगे भैया 16 ऐड कर दोगे तो 99.6 हो जाएगा, ये नहीं हो गया 99.6, तो बोलोगे भैया क्या बोलोगे कि 138 में 99.6 घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगा, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा, तो 0.4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 100। ये हो गया कितना भाई, हमारे पास कितना है 100 हो जाएगा, 38 तक जाना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास डायरेक्ट आ गया कितना 100, यानी 38.4 आ गया। ठीक है भाई, अब यही तो बोला है, तो उसकी बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी कि घटेगा। तो सबसे पहले मालूम 17 का चीज है, 38 में वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाला इसे ही काट दो, डिक्रीज का तो 2 को खत्म हो गया, इंक्रीज वाला है। हमको मालूम है कि टोटल पैसा कितना दिया है, तो बोलोगे भैया जो 61,500 है कितने का मान है, तो बोलोगे 61,500 हमारा 100 का मान है, हमें निकालना क्या है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 17 से 38 कितना होता है, 17 दूना 34, 17 और 4 कितना होता है भाई, तो 17 और 4 21.4 का इंक्रीमेंट हुआ, बस यही तो हुआ 3, फिर 18 3 21.4 का इंक्रीमेंट हुआ, तो बोलोगे यहाँ से 00 से 00 खत्म। अगर मान लो एक पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगाता हूँ तो 5 से काटता हूँ 2 बार में, तो 5 से काटो 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 दूना 10, ठीक है भाई, यहाँ पर फिर आगे 1 5 3 15, 123 बार में खत्म, 5 एकम 5 5 दूना, ठीक है। फिर 2 से इसको काट लो, 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 2 से 14, ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ पर 1 है, हमें मालूम है भाई कि 7 3 21 यूनिट डिजिट में 1 आएगा और यूनिट डिजिट में 1 ही है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। इंक्रीमेंट हम पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको नहीं लग रहा है तो 123 में 107 से गुणा करो, 13,156 आएगा ही, बात खत्म। बताओ बताओ, मजा आ रहा है, ये होता है भाई साहब प्रैक्टिस, इसे बोलते हैं सैंपल पेपर, ऐसे करना, चीजों को एकदम कम समय में उड़ाओ। आओ भाई, और देखो ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, हालत खराब हो जाएगा। अभी मैं टॉप ग्रुप डी का जो टॉप 100 सवाल है ना कराऊंगा, अर्थमेटिक का अलग, एडवांस का अलग, बहुत जल्दी कराने वाला हूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 23 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, किसी भिन्न, देखो यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए और हर में 9% की कमी की जाए तो नए भिन्न का मान 5/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इस पर थोड़ा घुमा कर दिया है, कथन सही है। डायरेक्ट इधर भी देखो हमारे पास इससे घुमा के कितना पढ़ा बढ़ा, डायरेक्ट एग्जैक्ट टेंशन ना देके घुमा के दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। भिन्न के अंश में सबसे पहले भाई साहब जो हमें मालूम है कि ऊपर वाला क्या होता है भाई साहब, न्यूमिनेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। अगर मान लो हमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, ऊपर वाला x मानता हूँ 25% की वृद्धि यानी 125 हो जाता है, और इसको y मानता हूँ, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि, 9% की कमी, यानी 100 में 9% की कमी कर दोगे तो 91 हो गया, और ओवरऑल कितना हो जाता है तो 5/7, बात खत्म। लो भाई कैलकुलेट करते हैं, 5 से इसको काट दो 25 बार में, इसको 7 से काट दो तो 7 एकम 7, 7 तरीके का 13 आ गया। तो बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट देखूँ तो क्या आ गया भाई, यहाँ पे तो हमें मालूम है कि ये डायरेक्ट अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये हो जाएगा 25x बराबर में 13y, तो ये भी तो बोल सकते हो कि x बटे में y, x का मान 13, y के मान 25, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे आने के बाद अब पढ़ेंगे एक एक भाई सब ऑप्शन में जाना पड़ेगा। बोला है क्या, देखो द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर बाई 10, यानी भाई साहब ये क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, न्यूमरेटर से। अगर मान लो हमारे पास x का मान 13 है, न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, क्या 10 ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं, कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो पहला ऑप्शन खत्म।
अब देखो, बोला द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 13, नीचे वाला मान 13 है, डिनोमिनेटर 25 है, तो बात खत्म ये भी। अब देखो, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 37, दोनों को आपस में ऐड करेंगे 37 आ रहा है, 25 और 13 ऐड करोगे तो 38 होता है, बात खत्म, एक ही ऑप्शन है डी। यही तो, बट फिर भी मिला लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इज 12, देखो दोनों का डिफरेंस 12 होता है, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है। सब कुछ निकालने के बाद भी ऑप्शन में गेम खेल दिया कि ताकि आप वहां भी जाकर 4-5 सेकंड लगा पाओ। देखा भाई, मजा आ रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है एक्स प्लस 3, देखो x बराबर 3 प्लस रूट 8, तो हमें इसका मान फाइंड करना है। अलजेब्रा पढ़ोगे तो बहुत एक बेसिक सी चीज होता है कि पहले इनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर देखो 8 का स्क्वायर करोगे 8, इनका डिफरेंस अगर एक आ गया, इनका डिफरेंस अगर एक आ गया तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है लिखते हैं, अगर डिफरेंस इनका एक आ गया तो उस केस में अगर एक चीज होता है कि अगर मान लो x प्लस 1/x निकालना होता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, बड़ी वाली संख्या का 2 गुना करते हैं, यानी बड़ी वाली संख्या 3 है, इसका 2 गुना कर देते हैं। अगर वहीं इसका निकाल डिफरेंस है तो x माइनस 1 निकालना होता है तो ये छोटी वाली संख्या का 2 गुना करते हैं, यानी रूट 8 और इंटू में 2 कर देते हैं। तो हमें भाई साहब इसका मान निकल गया, देखो ये हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, और ये कितना है भाई, ये हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, बात खत्म। इसको आप बेसिक से बना सकते हो, लेकिन बेसिक में टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए। हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया ये निकालना है रूट एक्स माइनस 1/√x। अगर मान लो मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायर जब करोगे इसको, अगर मान लो इसको मैं स्क्वायर करता हूँ, ध्यान रखना, जब इसको स्क्वायर करोगे तो बोलोगे भैया एक्स माइनस 1/x होता है, 1/x, और एक स्क्वायर करूंगा ना तो एक्स स्क्वायर, मतलब अगर मैं करूँ एक्स प्लस 1/x और माइनस में 2√x इंटू में 1/x होता है, तो ये आपस में कट जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट किया -2 लिखते हैं। ठीक है भाई, तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, तो बोलोगे एक्स प्लस 1/x माइनस 2, तो एक्स प्लस 1/x कितना आया, 6 आया है, तो यहाँ पर रखो ना भाई, तो बोलोगे 6 और -2, तो यहाँ पर आ गया 4। तो हमें निकालना क्या है, रूट का मान, हम तो ये निकालें, तो अगर मान लो हमें ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ाएंगे, तो हमें ये मान निकल गया एक्स प्लस में 1/√x, इधर भी अगर रूट चढ़ाओगे तो 2 आ जाएगा, और 2 कहाँ है भाई, देखो यहाँ पे हमारा जो टाइपिस्ट भाई सब है ना, धोखा कर दिया हमारे साथ। धोखा इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे भाई साहब 2 बार 2 लिख दिए, जो 2 बार 2 नहीं होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई साहब, और ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, ये खत्म। तो ये मालूम होना चाहिए, अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि कभी भी अगर डिफरेंस ये कहता है तो बड़ी एक्स प्लस 1/x निकालते हैं, तो क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं बड़ी वाली संख्या का, अगर x माइनस 1/x निकालते हैं तो छोटा का 2 गुना करते हैं, बात खत्म। आ जाइए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 क्या कह रहा है, कह रहा प्रथम 14 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आ गया भाई, तो 14 हो गया, बात खत्म। सिर्फ एन ही तो होता है, विषम बोला है, ऑड बोला है, इवन बोलते थे n+1 करते हैं, 15 हो जाता है इवन पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 1 घंटे में 70 किलोमीटर और 1.5 घंटे में पी किलोमीटर की चाल से चलने का औसत चाल 55 किलोमीटर पर आवर है, तो पी का मान बताएं। यानी हमें कहने की औसत स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इन्होंने दे दिया है कि 55 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे 55 किलोमीटर पर आवर बराबर में। ठीक है भाई, अब आ जाओ, बोला 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 70 किलोमीटर, एक घंटे में 70 किलोमीटर तय किया है, और 1.5 घंटे में पी किलोमीटर जा रहा है, तो बोलोगे 1.5 घंटे में 1.5 में पी किलोमीटर जा रहा है, बट्टे में टोटल टाइम यहाँ पे 1 घंटे लग रहा है, यहाँ पर 1.5 घंटे लग रहा है, यानी कहीं नहीं कि बोलोगे 2.5 घंटे लग रहा है, बात खत्म। इधर गुणा कर दो, तो ऐसे कर सकते हो भाई, अगर मान लो हम ऐसे करें, कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो 55 का हम क्या कर सकते हैं, 5 गुना, तो बोलोगे भैया 55 का 5 गुना कितना होता है, तो 50 25 हाथ में 2, 50 25 और 2 कितना होता है भाई, 27, यानी हो जाएगा इतना, यानी 5 हो गया, हाथ में आ गया 27, तो 55 का 2 गुना होता है 110, 55 का 2 गुना 110 और 27 होता है 137, और यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो बोलोगे 137.5 आ गया हमारे पास, इधर आ जाएगा 137.5 बराबर में 70 प्लस में 1.5, 70 घटा दो, तो भाई पहले क्या करो, हम इसमें से क्या करते हैं, 70 घटाते हैं, तो 70 घटाओगे भाई, तो हमें मालूम है कि ये 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 13 में से 7 गया 7 छो 13, 67 आ गया हमारे पास, यानी यहाँ पे जो आया कितना आया भाई, 16.5 आ गया, बराबर में 1.5 पी है, यहाँ पे 1.5 पी है। तो अब देखो, अब ऐसा कर सकते हैं भाई, इधर 1.5 को इधर लेते आओ, तो बोलोगे क्या, बोलोगे भैया कि यहाँ से तो हमें मालूम है कि यहाँ से पॉइंट, एक पॉइंट को खा जाएगा, 15 से कट जाएगा क्या, काटो, 15 चौका 60 और यहाँ पर 7 15 पचे 75, यानी पी जो आ जाएगा 45 किलोमीटर आ जाएगा, और पी 45 किलोमीटर का है, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। कैलकुलेशन कितना अच्छा है, देख लो कितना बढ़िया, आपको सब कुछ मालूम है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल है, लेकिन कैलकुलेशन देखो कितना घुमाया, और ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा है 2026 में जो हुआ था एग्जाम, आ रहा होगा मजा।
फीलिंग। ये है भाई का क्वेश्चन करने का तरीका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावेश पड़ता है, यानी एचसीएफ कितना है भाई, 23 है, और उनका योग 161 है, तो इन संख्याओं का संभावित जोड़ो बताओ। अगर आपको मालूम है कि भाई सब एचसीएफ दिया है तो संख्या कैसे निकालते हैं, तो मान लो कि पहले, अगर मान लो पहले एचसीएफ दिया तो पहला संख्या 23 ए हो गया और दूसरा संख्या 23 बी, मैंने संख्या मान लेता हूँ, पहली संख्या 23 है तो दूसरी संख्या 23 बी। आपको मालूम है, ऑलरेडी हम पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए, आप जाके देखिए एलसीएम एचसीएफ में बहुत बढ़िया से पढ़ाए। और इन दोनों का योग बोला है, तो बोलोगे भैया 23 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी, इन दोनों का योग ऐसे भी तो लिख सकते हो। मैंने देखो पहले ही यार छोटा लिख दिया था, यहाँ पर 23 ए प्लस में 23 बी होता है, जिनका योग दिया है 161, तो मैंने डायरेक्ट इसीलिए कॉमन ले लिया था कि यहाँ से अगर मान लो हम 23 कॉमन ले लेंगे तो बोलोगे भैया ए प्लस बी बराबर में आ जाएगा 161। जब ए आ गया तो क्या करोगे, 23 से काटोगे, 23 से काटो भाई तो 23 का 7 गुना होता है ना, 7 तरीके 23 का 7 गुना होता है, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 7। ठीक है भाई, अब बोला है क्या, तो संभावित जोड़ा बताना, इन संख्याओं का संभावित जोड़ा, और जोड़ा ऐसे लेना है कि भाई उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कहने कि प्राइम हमें पॉसिबल पेयर लेना होता है, प्राइम पॉसिबल पेयर। देखो यहाँ पे प्राइम वाला लेना है भाई, तो यानी क्या भाई साहब, इसका क्या एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 होने के लिए क्या करेंगे, तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे एक 1 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक 1 6 हो गया, उसके बाद एक 2 हो गया, इसका 5 हो गया, इनका भी एचसीएफ हो गया, एक 3 हो गया, इसका एक 4 हो गया, इनका भी एचसीएफ 5 है, सॉरी इनका भी एचसीएफ 1 है। देखो तीनों का इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एचसीएफ 1, मतलब क्या, कोई कुछ कॉमन ना हो, सिर्फ एक ही से कटे या अपने आप से कटे, बात खत्म। तो इसका एचसीएफ 1 है, तो कितने पेयर बन रहे हैं, तो बोलोगे 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, और 3 पेयर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बताओ, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, कोई लल्लू पल्लू सा सवाल नहीं मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट मिलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि 28 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे और उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर में है। तो बोला है कि 120 आमों का क्रय मूल्य, ठीक विक्रय मूल्य है ना भाई, तो सेलिंग प्राइस जो है भाई 150 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर में है। क्या भाई साहब, क्रय मूल्य नहीं, सीपी के बराबर में। तो बोलोगे क्या बोलोगे, तो 0 से 0 खत्म, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा 4SP बराबर में 5CP। तो जो हमारा SP अपॉन CP आएगा, SP क्या हो जाएगा भाई, तो SP हो जाएगा 5 और CP हमारा हो जाएगा 4। अब बोला है क्या, ये वाला लाइन पढ़िए, बोला है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी भाई साहब लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, बोलोगे कोई चीज 4 है 5 पे जा रही है, तो एक का प्रॉफिट कितने पे, 4 पे, इंटू में 100% कर देंगे, बात खत्म। 4 से इसको काटोगे भाई साहब, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और 25% देखना जरा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप डी का ही पूछा हुआ था, नॉर्मल सा सवाल था। आ जाइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में 2 साइन स्क्वायर कितना है भाई 54, और सेक स्क्वायर 36 है। हमें मालूम है कि कभी भी साइन इंटू सेक, साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों का 90 डिग्री होता है, तो इन सबका मान 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। बोलोगे भैया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया ए प्लस, ए क्यू माइनस वाला ना ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी, फिर यहाँ पर निकाल लो भाई, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में हो जाता है ए बी, ये होता है। ठीक है भाई, डायरेक्ट लगा दो। आ जाओ, तो बोलोगे यहाँ पे है हमारे पास ए प्लस बी, तो बोलोगे यहाँ पर साइन ए हो जाएगा माइनस में कॉस बी हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, अब ए स्क्वायर, तो बोलोगे साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन का स्क्वायर, और उसके बाद से हो जाएगा साइन का, साइन स्क्वायर ए है, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई ए इंटू बी, यानी साइन इंटू साइन ए इंटू में कॉस ए, बस बात खत्म। और यहाँ पे भाई साहब प्लस में 2 है तो 2 लिख लो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। अब आ जाओ, और बट्टे में क्या है, तो बट्टे वाला भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस में साइन ए इंटू में भाई साहब कॉस ए। ये बढ़िया सवाल है, आराम से प्यार से देखना, बस आपको आइडेंटिटीज मालूम है, निकाल लोगे। तो बोलोगे यहाँ पे ऊपर में बचेगा साइन ए माइनस में कॉस ए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, तो आपको मालूम है कि क्या होता है, 1 होता है। फिर प्लस में आ जाएगा साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास क्या, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे प्लस में 2 है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, जब प्लस में 2 है तो देखना जरा, ये बोलोगे भैया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो साइन ए। ठीक है भाई, साइन ए माइनस में कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 2 बचेगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 2, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए, यहाँ पे प्लस का 2 होगा ना भाई, साइन ए
माइनस कॉस, सही तो है। कहाँ पर हमने दिक्कत किया है भाई? साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 2, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 2, बताओ। तो बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला पर लगाओ, प्यार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हर एक चीज, हर एक टाइप, हर एक टॉपिक कवर कर लिए इसमें हम। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट सवाल। देखो भाई सब स्टैटिक का ये भी क्वेश्चन उठा लिया, बहुत बढ़िया। आज बोला है कि आंकड़े के एक समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः कितना है भाई? देखो माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो मूल अनुपात है, जिसको बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। भाई सब सोते रहोगे ना, तभी भी इंपेरिकल आपको फार्मूला मैंने लिखवाया हूं। ये नहीं बोलना मोड बराबर होता है हमारे पास 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस बात खत्म। तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो बहुलक दिया है भाई साहब कितना दिया है? तो 51.3 दिया है। तो बोलोगे यहाँ पे बहुलक जाएगा 51 पॉइंट में 3 आ गया। और मीडियन हमें भाई साहब यही तो निकालना है माध्यिक का, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, माइनस में 2 मीन करना है, 86.7 है, 86.7 कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ऐसा करता हूँ क्या, कुछ नहीं, इसको इधर ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 51.3, ये प्लस में आ जाएगा। 7 दूना 14, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, हाथ में कितना 1, 8 दूना 16, 1 17, यहाँ पे पॉइंट लगा है। तो बोलोगे भैया 173.4, तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ बराबर में हो जाएगा 3x। ऐड कर लो, 4 और 3 7, पॉइंट लगा है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2, हाथ में 1 1 1 2, और बराबर में हो जाएगा 3x। अब काटना जरा, तो बोलोगे भैया 3 से तो कट ही जाएगा, 3 सत्ते 21, यहाँ पर आ जाएगा भाई 1, फिर यहाँ पर 3 चौका 12, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई 2 3 9 27, यानी x का मान आ जाएगा 74.9। और 74.9 कहाँ है भाई, देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। तो ये रहा भाई साहब आपका टोटल 30 सवाल मैंने करा दिया, ये क्या सिंपल पेपर 1 में। अब बताना भाई साहब सिंपल पेपर 2 कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम ही इजी से सवाल थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाया था और बढ़िया से चीज़ों को आपको समझाया था, और ज़्यादा मैं बेसिक में नहीं गया। आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हो और एग्जाम में कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, वैसे चीज़ों को मैं बताया था। बाकी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आने वाले आपके एग्जाम के लिए, तो ये आपका बुक है भाई साहब रेलवे गणित, जिसमें भाई साहब 3500 प्लस क्वेश्चन है। और इसी रेलवे गणित यानी रेलवे मैथ्स को मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, कहाँ भाई साहब, तो रेलवे फाउंडेशन बैच में। तो इस बुक को मंगाओ, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। अगर फिर भी आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे मंगा लीजिएगा। बाकी इसका क्लास नोट्स भाई साहब कहाँ, ये बुक है आपको मंगा लेना। इसका क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा भाई, तो ये हमारा चैनल है भाई साहब। चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल है, एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो हैंड रिटन क्लास नोट है, जो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ लिखा है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को हर जगह पर आप शेयर करिएगा, बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपके भाई का पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है, और क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, वो भी बताइएगा। मैं जरूर नेक्स्ट क्लास से उसको वहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिएगा, बताइए कि आपका भाई एक है जो फ्री में हर एक चीज़ों को कवर करा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।